नमस्कार। खेलों के हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम खेल आजकल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गौरव कुमार और आइए अब अगले आधे घंटे इस हफ्ते खेल की दुनिया में घटी बड़ी खबरों को विस्तार से जानेंगे। जहां क्रिकेट में भारत ने इतिहास रचा, तो वहीं जून में होने वाले T20 विश्व कप का शेड्यूल भी सामने आया। इस सब के अलावा टेनिस में ब्रिस्बेन इंटरनेशनल से वापसी करने वाले राफेल नडाल ने आखिर क्यों लिया ऑस्ट्रेलियन ओपन से हटने का फैसला, इस पर भी नजर दौड़ाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने इस खास कार्यक्रम खेल आजकल की। इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर रही आईसीसी T20 विश्व कप का शेड्यूल सामने आना। आईसीसी ने T20 विश्व कप 2024 का शेड्यूल जारी कर दिया। यह टूर्नामेंट 20 टीमों के बीच 1 से 29 जून के बीच आयोजित होगा। पहला मैच 1 जून को कनाडा और अमेरिका के बीच होगा। वहीं फाइनल मैच 29 जून को बारबाडोस के मैदान पर खेला जाएगा। भारत का पहला मैच 5 जून को आयरलैंड के खिलाफ होगा। वहीं भारत पाकिस्तान मुकाबला 9 जून को आयोजित होगा। वनडे विश्व कप के रोमांच के बाद अब तैयार हो जाइए T20 के महा रोमांच में गोता लगाने के लिए। दरअसल आईसीसी ने इस साल जून में होने वाले T20 विश्व कप 2024 के लिए शेड्यूल को जारी कर दिया है। यह टूर्नामेंट 20 टीमों के बीच 1 से 29 जून के बीच आयोजित होगा। पहला मैच 1 जून को कनाडा और अमेरिका के बीच होगा। वहीं फाइनल मैच 29 जून को बारबाडोस के मैदान पर खेला जाएगा। भारतीय टीम विश्व कप में ग्रुप ए में है। भारत के साथ ग्रुप ए में पाकिस्तान, आयरलैंड, अमेरिका और कनाडा की टीमें हैं। भारतीय टीम अपना पहला मुकाबला आयरलैंड के खिलाफ 5 जून को खेलेगी, जबकि दूसरा मुकाबला 9 जून को पाकिस्तान के खिलाफ होगा। वहीं टीम इंडिया तीसरे मैच में 12 जून को अमेरिका से भिड़ेगी, जबकि 15 जून को टीम कनाडा के खिलाफ उतरेगी। ग्रुप दौर के बाद हर ग्रुप की शीर्ष 2 टीमें सुपर 8 में जाएंगी, जहां 2 ग्रुप होंगे और यहां पर शीर्ष 2 पर रहने वाली टीमें सेमीफाइनल में प्रवेश करेंगी। ग्रुप चरण के मुकाबले 1 से 18 जून तक आयोजित होंगे, जबकि सुपर 8 के मैच 19 से 24 जून तक खेले जाएंगे। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और अब बात कर लेते हैं भारत की केप टाउन जीत की। भारत ने केप टाउन में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में दक्षिण अफ्रीका को 7 विकेट से हराया। भारतीय टीम ने इस मुकाबले को मैच के दूसरे दिन अपने नाम किया। जीत के लिए मिले 79 रन के लक्ष्य को भारत ने 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इसके साथ ही 2 मैचों की टेस्ट सीरीज 1-1 से बराबर पर रही। केप टाउन टेस्ट में 642 गेंद ही फेंकी जा सकी। गेंद के मामले में यह टेस्ट इतिहास का सबसे छोटा मैच रहा और इसीलिए यह इस हफ्ते की एक और बड़ी खबर रही। गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन की बदौलत भारत ने केप टाउन में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच को दूसरे दिन अपने नाम करने में सफलता पाई। दूसरे दिन भारत ने दक्षिण अफ्रीका से जीत के लिए मिले 79 रन के आसान से लक्ष्य को 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। जीत के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारत के लिए दूसरी पारी में यशस्वी जायसवाल ने सर्वाधिक 28 रन की पारी खेली। वहीं रोहित शर्मा 16 रन बनाकर नाबाद रहे। शुभमन गिल ने 10 रन बनाए और विराट कोहली 12 रन बनाकर नाबाद रहे। इससे पहले मैच के दूसरे दिन अफ्रीकी टीम दूसरी पारी में पहले दिन के स्कोर 3 विकेट पर 62 रन से आगे खेलना शुरू किया। एक छोर पर उनके विकेट गिरते रहे। हालांकि एडन मार्करम ने एक छोर संभाले रखा। उन्होंने मुश्किल परिस्थितियों में शानदार शतक लगाया और टीम को 150 रन के पार पहुंचाया। मार्करम ने 106 रन बनाए। उनके अलावा सिर्फ 3 खिलाड़ी ही दहाई का आंकड़ा छू सके। कप्तान डीन एल्गर ने अपने करियर की आखिरी पारी में 12 रन बनाए। भारत के लिए जसप्रीत बुमराह ने 6 विकेट हासिल किए। मुकेश कुमार को 2 सफलता मिली। इससे पहले मैच के पहले दिन 23 विकेट गिरे। दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी जहां 55 रन पर ऑल आउट हो गई, वहीं भारतीय टीम ने पहली पारी में 153 रन बनाए थे। भारत ने केप टाउन टेस्ट में जीत हासिल करके इतिहास रच दिया। भारत ने पहली बार यहां कोई टेस्ट मैच अपने नाम किया है। भारत का केप टाउन में यह 7वां टेस्ट मैच था। इससे पहले 6 में से 4 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, तो 2 टेस्ट ड्रॉ रहे। भारत ने केप टाउन टेस्ट को जीतकर सीरीज में भी 1-1 की बराबरी हासिल की। यह दूसरा अवसर है जब दक्षिण अफ्रीका में भारत कोई टेस्ट सीरीज ड्रॉ कराने में सफल रहा। केप टाउन में 642 गेंदें ही फेंकी जा सकी। यह टेस्ट इतिहास में गेंदों के लिहाज से सबसे छोटा मुकाबला है। मोहम्मद सिराज को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं दक्षिण अफ्रीका के अनुभवी बल्लेबाज डीन एल्गर का यह अंतिम टेस्ट मैच था। पहले टेस्ट में उन्होंने शतक की पारी खेली थी। उन्हें और भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को संयुक्त रूप से प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार दिया गया। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच केप टाउन में खेला गया सीरीज का दूसरा मैच भारत के नाम रहा। इस जीत के साथ ही ये सीरीज भी 1-1 से ड्रॉ रही। वहीं इस मैच में
कई सारे रिकॉर्ड जो हैं वो देखने को मिले। तो आइए एक नजर डालते हैं कि इस मुकाबले के बाद क्या कुछ रिकॉर्ड्स की जो तस्वीर थी वो निकल करके सामने आई। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज भले ही 1-1 के अंतर से ड्रॉ रही हो, लेकिन सीरीज का दूसरा मुकाबला कई वजहों से खास रहा। इस मैच के दौरान कई रिकॉर्ड भी बने। एक नजर डालते हैं कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिन्होंने इस सीरीज को खास बना दिया। सीरीज का पहला मैच दक्षिण अफ्रीका ने पारी और 32 रन से जीता था। वहीं दूसरा मुकाबला भारत ने रोहित शर्मा की अगुवाई में 7 विकेट से अपने नाम करने में सफलता पाई। इस मैच में जीत के साथ ही रोहित शर्मा दक्षिण अफ्रीका में सीरीज ड्रॉ कराने वाले दूसरे भारतीय कप्तान बन गए। इससे पहले साल 2011 में महेंद्र सिंह धोनी ने अफ्रीका में सीरीज ड्रॉ कराई थी। इस सीरीज का दूसरा मैच टेस्ट क्रिकेट के इतिहास का सबसे छोटा मैच रहा, जिसमें कोई टीम विजेता साबित नहीं हुई। ये मुकाबला सिर्फ 107 ओवर में खत्म हो गया। इस मुकाबले में सिर्फ 642 मान्य गेंदें डाली गयीं। इससे पहले साल 1932 में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच मुकाबला 109.2 ओवर में खत्म हुआ था। उस मुकाबले को ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम किया था। टेस्ट सीरीज के दूसरे मुकाबले में जीत के साथ ही भारत ने तीसरी बार दक्षिण अफ्रीका को 100 से कम स्कोर पर समेट दिया। इससे पहले साल 2015 में नागपुर में 79 और साल 2006 में जोहानिसबर्ग में दक्षिण अफ्रीकी टीम 84 रन पर ऑल आउट हुई थी। वहीं ये टेस्ट इतिहास में 11वां मौका था जब कोई टीम भारत के खिलाफ 100 से भी कम स्कोर पर आउट हुई। भारत ने अफ्रीकी टीम को 32.2 ओवर में समेट दिया। वहीं भारत ने इसके साथ ही सबसे कम गेंदों में किसी टीम को ऑल आउट करने के अपने रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। इससे पहले साल 2006 में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को ही जोहानिसबर्ग में 25.1 ओवर में ऑल आउट किया था। इस मुकाबले में मोहम्मद सिराज की दमदार गेंदबाजी देखने को मिली। सिराज ने घातक गेंदबाजी करते हुए 6 विकेट चटकाए। इसके साथ ही वे तीसरी बार टेस्ट क्रिकेट में पारी में 5 या उससे अधिक विकेट अपने नाम करने में सफल रहे। दक्षिण अफ्रीका के कप्तान डीन एल्गर ने अपने करियर की आखिरी पारी खेली। 37 वर्षीय एल्गर अपने करियर की अंतिम पारी में मुकेश कुमार के शिकार बने। उन्होंने 28 गेंदों में 2 चौकों की मदद से 12 रन बनाए। एल्गर के पवेलियन लौटते समय कोहली ने गले लगाकर उन्हें विदा किया। इस दौरान पूरा स्टेडियम उनके अभिवादन में खड़ा हो गया। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और अब बात कर लेते हैं भारतीय महिला क्रिकेट टीम की। भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई महिला खिलाड़ियों के बीच आज दूसरा T20 मैच खेला जाना है। भारतीय महिला टीम के पास ये इस T20 श्रृंखला जीतने का अच्छा मौका है। पहला मैच में टीम ने बड़ी जीत दर्ज की थी और कप्तान हरमनप्रीत कौर आज दूसरा मैच जीतकर 3 मैचों की सीरीज को अपने नाम करने की कोशिश करने उतरेंगी। पहले मैच में भारत ने ऑलराउंडर प्रदर्शन किया। दूसरे मैच में भी टीम से ऑलराउंडर प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी। भारत ने इससे पहले 2016 में ऑस्ट्रेलिया को उसकी धरती पर 3 मैच की सीरीज में 2-1 से हराया था। और अब बात कर लेते हैं आईसीसी अवार्ड्स की। टीम इंडिया के युवा खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल और सूर्य कुमार यादव आईसीसी अवार्ड्स की दौड़ में शामिल हो गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने T20 प्रारूप में आईसीसी अवार्ड्स 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए खिलाड़ियों के नामों का ऐलान किया। कुल 9 श्रेणियों में दुनिया भर के क्रिकेट फैंस को अपने पसंदीदा खिलाड़ियों के लिए वोट करने का मौका मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने T20 प्रारूप में आईसीसी अवार्ड्स 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए खिलाड़ियों की घोषणा कर दी है। इनमें से 4 श्रेणियों में अवार्ड जीतने के दावेदार खिलाड़ियों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। कुल 9 श्रेणियों में दुनिया भर के क्रिकेट फैंस को अपने पसंदीदा खिलाड़ियों के लिए वोट करने का मौका मिलेगा। टीम इंडिया के युवा खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल और सूर्य कुमार यादव आईसीसी अवार्ड्स की दौड़ में शामिल हो गए हैं। इन दोनों का नाम शॉर्टलिस्ट किया गया है। टीम इंडिया के युवा खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल ने अपने परफॉर्मेंस से सभी को प्रभावित किया है। यशस्वी जायसवाल का नाम आईसीसी इमर्जिंग मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। यशस्वी के साथ साथ रचिन रविंदर, विराल कोइजी और दिलशान मधुशंका भी लिस्ट में शामिल हैं। यशस्वी ने भारत के लिए अब तक खेले गए 15 T20 मैचों में 430 रन बनाए हैं। इस दौरान 1 शतक और 3 अर्धशतक लगाए हैं। वे टेस्ट फॉर्मेट में भी खेल रहे हैं। न्यूजीलैंड के रचिन रविंद्र ने इस साल भारत में हुए वनडे विश्व कप में शानदार प्रदर्शन किया। रचिन रविंद्र ने 2023 से पहले टेस्ट और T20 डेब्यू कर लिया था और वो जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हें अगला सुपरस्टार माना जा रहा है। रचिन ने वनडे विश्व कप 2023 में 578 रन बनाए, जो टूर्नामेंट में न्यूजीलैंड के किसी खिलाड़ी द्वारा बनाए गए सबसे अधिक रन थे।
क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव को पिछले साल बेहतरीन बल्लेबाजी का फल मिला। सूर्य कुमार यादव को आईसीसी पुरुष टी20 क्रिकेट ऑफ द ईयर के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया। सूर्या ने भारत के लिए टी20 फॉर्मेट में शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने टीम इंडिया की कप्तानी भी की है। सूर्या ने अब तक खेले गए 60 टी20 इंटरनेशनल मुकाबलों में 2141 रन बनाए हैं। इस दौरान 4 शतक और 17 शतक लगाए। टी20 क्रिकेट ऑफ द ईयर के लिए सूर्या के साथ साथ सिकंदर रजा, अल्पेश रमजानी और मार्क चैपमैन भी शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। आईसीसी इमर्जिंग वुमेन्स क्रिकेट ऑफ द ईयर के लिए कोएबे, लिचफील्ड, मारूफ अख्तर, लॉरेन बेल और डार्सी कार्टर का नाम शॉर्टलिस्ट किया गया है। वहीं आईसीसी वुमेन्स टी20 क्रिकेट ऑफ द ईयर के लिए हिली मैथ्यूज, एलिस पैरी, सोफी एक्लेस्टोन और चमारिया टपट्टू का नाम शॉर्टलिस्ट किया गया है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। इस हफ्ते ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच टेस्ट सीरीज भी खत्म हुई और आखिरी टेस्ट जो था, जो कि सिडनी टेस्ट था, उसमें डेविड वार्नर की बेहतरीन अर्धशतकीय पारी से ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन पाकिस्तान को 8 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान का सूपड़ा साफ करते हुए 3-0 से सीरीज को अपने नाम कर लिया। सिडनी में खेले गए आखिरी टेस्ट मैच में पाकिस्तान की टीम ने टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए 313 रन का स्कोर खड़ा किया, जिसके जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम की पहली पारी 299 रन पर सिमट गई। दूसरी पारी में पाकिस्तान की बैटिंग पूरी तरह से लड़खड़ा गई और 115 रन पर ही पाकिस्तान की टीम जो थी वो ढेर हो गई। इस कारण मेजबान ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए सिर्फ 130 रनों का लक्ष्य मिला, जिसे टीम ने 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। तो एक बड़ी जीत ऑस्ट्रेलिया के नाम रही। बात कर लेते हैं डेविड वार्नर की। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर डेविड वार्नर ने टेस्ट के बाद वनडे से भी इस हफ्ते संन्यास लेने का ऐलान किया। डेविड वार्नर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का ऐलान पहले ही कर दिया था। अब उन्होंने कहा कि टेस्ट के साथ ही वनडे से भी वो संन्यास ले रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज क्रिकेटर डेविड वार्नर ने नए साल के मौके पर अपने फैंस को हैरान कर दिया। वार्नर ने टेस्ट के बाद वनडे क्रिकेट से भी संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। डेविड वार्नर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का ऐलान पहले ही कर दिया था। हालांकि उन्होंने ये साफ किया कि वे 2025 में होने वाले चैंपियंस ट्रॉफी में खेल सकते हैं। वार्नर ने अपने करियर में ऑस्ट्रेलिया के लिए कई यादगार पारियां खेली हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को 2 बार विश्व विजेता बनाने में अहम भूमिका भी अदा की है। वे 2015 में घरेलू मैदान पर और इसके बाद साल 2023 में भारत में विश्व कप का खिताब जीतने वाली टीम का हिस्सा रहे। उन्होंने 2015 विश्व कप की 8 पारियों में 345 रन बनाए थे। अपनी पारी के दौरान उन्होंने एक शतक भी जड़ा था। वे इस टूर्नामेंट में भी ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज थे। उन्होंने इस विश्व कप में 2 शतकीय पारी और 2 अर्धशतकीय पारियां खेलीं। टेस्ट और वनडे क्रिकेट को अलविदा कहने के बाद वार्नर लीग क्रिकेट के लिए उपलब्ध रहेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि अगर वो 2 साल तक अच्छी क्रिकेट खेलते रहे और टीम को उनकी जरूरत पड़ी तो वो चैंपियंस ट्रॉफी में खेलने के लिए उपलब्ध रहेंगे। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। खेल की खबरों को विराम देते हुए दूसरी खबर का रुख कर लेते हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ओडिशा दौरे के दौरान कटक जिला के अथागढ़ के पंचगांव में एक फुटबॉल मैच में भाग लिया। उन्होंने स्टेडियम के लिए 50 लाख रुपए भी मंजूर किए। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पंचगांव के फुटबॉल स्टेडियम के विकास के लिए 50 लाख रुपए पारित किए गए हैं। तो वाकई खेलों से ही जुड़ी ये खबर रही और खेल जगत में एक नई क्रांति के रूप में इस कदम को जो है वो देखा जा सकता है। दीव मलाला ऑडिटोरियम में मेरा भारत मेरा युवा भारत की थीम पर युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नेहरू युवा केंद्र द्वारा आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी शामिल हुए। इस मौके पर केंद्रीय खेल मंत्री ने युवाओं से बातचीत भी की। खेल मंत्री ने खेलो इंडिया, फिट इंडिया और नशा मुक्त भारत का नारा दिया। गौरतलब है कि दीव बीच गेम्स 2024 का आयोजन केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नागर हवेली, दमन एवं दीव और लक्षद्वीप में किया गया। ये पहला मौका है जब भारत में मल्टी स्पोर्ट बीच गेम्स का आयोजन दीव में किया गया। अक्षय पात्र फाउंडेशन के तत्वाधान में दिल्ली के गोल मार्केट स्थित अटल बालिका स्कूल में शानदार क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। फाउंडेशन के 5 केंद्र में कार्यरत कर्मचारियों ने बेहतरीन खेल का परिचय देते हुए क्रिकेट खेली। इसमें 5 केंद्र ने हिस्सा लिया, जिसमें
गौतम बुद्ध नगर, मोहन कोऑपरेटिव, जहांगीरपुरी, बादली और गोल मार्केट टीम के कर्मचारियों ने आपसी प्रतिस्पर्धा में बेहतरीन प्रतिभा पर जोर दिखाया। और अब बात कर लेते हैं टेनिस की। टेनिस के दिग्गज खिलाड़ी और पूर्व विश्व नंबर 1 स्पेन के राफेल नडाल टेनिस कोर्ट पर वापसी करने के एक हफ्ते बाद ही एक बार फिर मांसपेशियों में खिंचाव के चलते टेनिस कोर्ट से दूर दिखाई देंगे। दरअसल नडाल ने इस समस्या के चलते ऑस्ट्रेलियन ओपन से नाम वापस ले लिया है। ब्रिस्बेन इंटरनेशनल के क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी जॉर्डन थॉमसन के हाथों हार का मुंह देखने वाले नडाल को कहा कि उन्हें एक बार फिर अपनी हिप इंजरी के चलते फिर से कोर्ट से जो है वो दूर रहना होगा। गौरतलब है कि ब्रिस्बेन इंटरनेशनल के क्वार्टर फाइनल मैच के दौरान नडाल को मेडिकल टाइम आउट लेना पड़ा था। नडाल हिप इंजरी के चलते पिछले साल ऑस्ट्रेलियन ओपन को छोड़कर किसी अन्य प्रतियोगिता में नहीं खेल पाए थे और ब्रिस्बेन इंटरनेशनल से उन्होंने वापसी की थी। ब्रिस्बेन इंटरनेशनल पे ही रहते हैं और बुल्गारिया के टेनिस खिलाड़ी ग्रिगोर दिमित्रोव ने ब्रिस्बेन इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जो है वो अपने नाम कर लिया है। दिमित्रोव ने टूर्नामेंट के रोमांचक खिताबी मुकाबले में डेनमार्क के होल्गर रूने को 7-6, 6-4 के अंतर से हराकर खिताब पर कब्जा जमाया। वहीं ब्रिस्बेन इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट के महिला एकल का खिताब कजाकिस्तान की एलिना रायबाकिना के नाम रहा। 24 साल की एलिना ने टूर्नामेंट के फाइनल मैच में बेलारूस की आरन साबालेंका को 6-0, 6-3 के अंतर से हरा दिया। और अब बात कर लेते हैं ब्राजीलियन फुटबॉलर ज़गैलो की। दरअसल ज़गैलो अपने समय के एक बेहतरीन फुटबॉलर रहे थे और उन्होंने ब्राजील के फुटबॉल को एक नई दिशा देने का काम भी किया था। लेकिन दुख की बात यह है कि शनिवार को ज़गैलो का देहांत हो गया। देखिए रिपोर्ट। ब्राजील ने फुटबॉल की दुनिया को कई महान फुटबॉलर दिए हैं, जिसमें से एक मारियो ज़गैलो रहे, जिन्होंने कोच और खिलाड़ी के तौर पर ब्राजील को 4 बार फुटबॉल विश्व कप का चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई। अपने करिश्माई खेल के लिए विश्व फुटबॉल में प्रसिद्ध ज़गैलो का 92 साल की उम्र में निधन हो गया। एक विंगर के तौर पर ब्राजीलियन फुटबॉल से जुड़ने वाले ज़गैलो 1958 और 1962 विश्व कप विजय में टीम का हिस्सा रहे। वहीं 1970 में ज़गैलो ने पेले, जार्जिनो, कार्लोस और एल्बर्टो जैसे खिलाड़ियों वाली अंतर्राष्ट्रीय टीम को कोचिंग दी। ज़गैलो पहले व्यक्ति रहे जिन्होंने बतौर कोच और खिलाड़ी विश्व कप जीत में टीम के साथ रहे। वैसे ज़गैलो का जाना जितना विश्व फुटबॉल को खल रहा है, उतना ही उनके फैंस को भी। यही कारण है कि ब्राजील में बड़ी संख्या में फैंस ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनकी अहमियत को इन शब्दों के रूप में सामने रखा। वो एक अद्भुत शख्सियत थे। उसने ब्राजीलियन लोगों के चेहरों पर खुशी ला दी। हम उन्हें बहुत मिस कर रहे हैं। हमारे पास उनके लिए कोई शब्द नहीं है। ये बहुत बड़ा नुकसान है, लेकिन हाँ, सबकी उम्र आती है और अलविदा कहने का समय भी आता है। उन्होंने एक ऐसी परंपरा अपने पीछे छोड़ी है जिसे हम कभी नहीं भूल पाएंगे। ज़गैलो न केवल एक बेहतरीन कोच थे, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके अंदर फुटबॉल के खेल के प्रति बहुत ज्यादा समर्पण था। देखिए, ये केवल पैसों के लिए नहीं था, बल्कि ये फुटबॉल के खेल को बहुत ज्यादा चाहते थे। ये सब बातें आज नजर नहीं आती हैं। उन्होंने अपनी इस परंपरा को आज के प्रशिक्षकों के सामने छोड़ दिया है। ज़गैलो ने बतौर विंगर ब्राजील के लिए 33 मैच खेले, जिसमें उन्होंने 4 गोल किए और 5 में असिस्ट किया। जाहिर तौर पर ज़गैलो का व्यक्तित्व फुटबॉल के मैदान के अंदर से लेकर बाहर तक लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता रहा। ऐसे में उनकी कमी हरदम हर फुटबॉल प्रेमी को खलती रहेगी। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और इस हफ्ते की एक और बड़ी खबर, ब्लेड रनर ऑस्कर पिस्टोरियस का पैरोल पर जेल से बाहर आना भी रहा। साल 2013 में उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या कर दी थी, जिसके बाद उन्हें 13 साल की सजा हुई थी। हालांकि सजा पूरी होने के करीब 3 साल पहले उन्हें पैरोल दे दी गई। पिस्टोरियस पिछले 11 साल से जेल में बंद हैं। पैरालंपिक में पिस्टोरियस ने 6 गोल्ड मेडल अपने नाम किए। गौरतलब है कि रीवा स्टीनकैम्प एक मॉडल थी और इन दोनों की मुलाकात कार रेस के दौरान हुई थी। ओलंपिक 2024 में खेलों के आयोजन में नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग का भी खासा ध्यान रखा गया है। इस बार एक्वेटिक स्पर्धाओं के लिए नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाले एक्वेटिक सेंटर को विकसित किया गया है।
इस एक्वेटिक सेंटर की 90% ऊर्जा की जरूरत नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा पूरी की जाएगी। तो हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम खेल आजकल में के आज इस अंक में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।